नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त है। इसके अलावा इंडिया टीवी सीनेक्स के अनुसार भी कांग्रेस को बढ़त है। इसके अनुसार कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश को लेकर आए TV9 पोल स्टेट के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, बीजेपी को 106 से 116 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 8 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा न्यूज 18 जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 102 से 125 सीटें और भाजपा को 100 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इस एग्जिट पोल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे साफ होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक साबित हो सकते हैं। तेलंगाना के चुनाव को लेकर आए इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ETG के सर्वे के मुताबिक भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है और बीआरएस को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 6 से 8 सीटें और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके अनुसार कांग्रेस को 57 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा रही हैं। हालांकि इन सीटों में 8 सीटें कम या ज्यादा होने का अनुमान भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि यहां 7 व 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 46 से 56 सीटें, बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। मिजोरम को लेकर आए इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक MNF को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और ZPM को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा ABP सी वोटर के अनुसार MNF को 15 से 21 सीटें, कांग्रेस को 2 से 8 सीटें और ZPM को 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में आज वोटिंग हुई। 5 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में 63.94% मतदान दर्ज किया गया। बता दें तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि उस दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के नतीजे भी आएंगे, जहां 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मतदान हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को गरीबों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीती तो ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में लागू किए जाएंगे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने यह बयान अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों को उनके बुनियादी अधिकार के तौर पर वाजिब कीमतों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें हेल्थ केयर को लेकर हमारे सोचने के तरीके पर पुनर्विचार की जरूरत है और मेरा मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्र सरकार को इसकी गारंटी देने के बारे में सोचना चाहिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। इसके बाद CM धामी ने हल्द्वानी में रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। इस रोड शो के दौरान CM धामी सड़क पर खड़े लोगों के ऊपर पुष्प फेंकते हुए नजर आए। रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुजाता नाम के ट्विटर यूजर ने कहा है कि जब आप सवाल पूछेंगे कि ये टनल दुर्घटना कैसे हुई, जांच हो, सजा मिले, तो यही बीजेपी कहेगी आप राजनीति कर रहे हो। लेकिन सफलता मिलते ही ये राजनीति करने लगेंगे और रोड शो करके बेशर्मी से श्रेय ले लेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में अगर भारत जीत जाता तो कैसे रोड शो होता, उसकी छोटी झलक देख लीजिए। इसके अलावा विक्रम नाम का यूजर ने कहा है
कि देखिए इनकी बेशर्मी, मजदूरों के साथ रोड शो कर रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि कंपनी ने लापरवाही क्यों की, किसकी मिलीभगत से ऐसे टनल बनाए जा रहे थे। आपदा में अवसर ढूंढना कोई इनसे सीखे। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भी कहा है, आपदा में भी अवसर। ऐसे ही कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है। कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारत सरकार के कर्मचारी का नाम आया है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। कनाडा में आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद यह दूसरा मामला है जिसे लेकर भारत पर आरोप लगा है। अमेरिकी जस्टिस विभाग ने एक बयान में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि वो अमेरिका से मिले इनपुट की जांच कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने आरोप दोहराए हैं। एक अमेरिकी अटॉर्नी ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर किलर का आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दाखिल किया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर निखिल गुप्ता को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका ने भारत सरकार के कर्मचारी निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक भाड़े के हत्यारे को $1 लाख कैश के बदले अलगाववादी नेता की हत्या का ठेका दिया। अभियोग के मुताबिक जिस हिटमैन को हत्या का काम दिया गया था वो वास्तव में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। निखिल गुप्ता इस समय चैक गणराज की जेल में हैं। जो आरोप उन पर लगे हैं उनके तहत 20 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय अधिकारी निर्देशित कर रहे थे। अभियोग में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने हत्या की इस साजिश के मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया है। बता दें, इससे पहले कनाडा ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए थे। कनाडा के इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। भारत में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये बात BMJ नामक रिसर्च जर्नल में छपे अध्ययन में सामने आई है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत से ज्यादा मौतें सिर्फ चीन में होती हैं। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि औद्योगिक क्षेत्रों, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन आदि में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल दुनिया भर में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनता है। मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और कवि बरवर राव को आंखों के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी है। राव 2018 के एल्गार परिषद केस में अभियुक्त हैं। उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है। जज राकेश कटारिया ने बुधवार को राव को उनकी बाईं आंख की सर्जरी के लिए 5 से 11 दिसंबर के बीच हैदराबाद की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा उन्हें 4 दिसंबर को NIA को अपनी यात्रा का विवरण, उस जगह का पता और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जहां वो हैदराबाद में ठहरेंगे। राव को 2018 में एल्गार परिषद केस में माओवादी लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी जमानत दी थी। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने भारत में अफगान दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की है। तालिबान प्रशासन में विदेश मामलों के उप राजनीतिक मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजी ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत में अफगान दूतावास ने X पर लिखा है, अफगानिस्तान को भारत में एक अफगान दूतावास खोलने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। दूतावास के कामकाज का जिम्मा प्रतिष्ठित अफगान राजनीतिक के पास होगा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और भारत में अफगान लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे। इजराइल और हमास ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों के बीच जारी युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए मध्यस्थों की कोशिशों के मद्देनजर हमास के साथ युद्ध विराम जारी रहेगा। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल के साथ युद्ध विराम एक दिन के लिए बढ़ रहा है और ये अब 7वें दिन भी लागू होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।